Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सुबह के 12 बज रहे थे जब अचानक अहमद हाउस में चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। हुमायूं साहब ने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठाया हुआ था। हुमायूं साहब जब घर पर मौजूद हों तो उनको सब चलते फिरते नजर आने चाहिए, इसीलिए ये सबको छुट्टी वाले दिन में जल्दी उठा देते थे। नीस्ती लोगों, उठ जाओ, 12 बज रहे हैं। क्या सारा रोजा सोते सोते ही गुजारना है? हुमायूं साहब ने चिल्लाते हुए कहा। शिराज और हसन आंखें मिलते हुए कमरे से बाहर निकले तो सामने सानिया और सेहर खड़ी हुई थी। दोनों नींद में डूबी हुई थी और सेहर तो मुसलसल मुंह फाड़ रही थी। हाय, आज तो सुबह सुबह चांद को देख लिया मैंने, हसन ने सानिया को देखकर कहा। हाँ बेटा, अभी दिन में तारे भी नजर आएंगे, जवाब हुमायूं साहब ने दिया था जो उन लोगों के पीछे ही खड़े थे। हुमायूं साहब की बात सुनकर सब हंसने लगे और बेचारा हसन शर्मिंदा हो गया। मैं चला सोने, शिराज ने दोबारा कमरे में जाते हुए कहा। बरखुरदार, और कितना सोगे, सूरज सर पर चढ़ गया है, सारी रात किया। हुमायूं साहब ने शिराज के कान पकड़ कर कहा। चेटिंग, जवाब सेहर की तरफ से आया था, जिस पर एक बार सब हंसने लगे और शिराज ने सेहर को आंखें दिखाकर दिल में कहा। देख लूंगा बेटा, तुम है तो बहुत दांत निकल रहे हैं। मामू जान, कुछ तो इज्जत का ख्याल करे लड़कियों के सामने, काम तो छोड़ दे कम अज कम, शिराज ने दबी आवाज में कहा, जो कि बाकी सबको भी साफ सुनाई दी। जी बाबा जानी, छोड़ दे बेचारे को, सेहर के सामने तो उसकी इज्जत का ख्याल करे, सानिया ने कहा और सेहर को देखकर मुस्कुराए। सानिया की बात सुनकर हुमायूं साहब हैरान हो गए और शिराज ने सेहर को देखा जो मुसलसल जमाई ले रही थी। चचा जान, आधा घंटा और सोने दे, आज तो इतवार है, कोई काम भी नहीं है, हसन ने मिन्नत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, ठीक आधे घंटे बाद मुझे तुम लोग बाहर लाउंज में नजर आओ। हुमायूं साहब इन सब को ताकीद करते हुए नीचे चले गए और ये लोग भी दोबारा अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सीरत सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसे सामने नजमा बेगम कुरान पढ़ती हुई नजर आई। वो नजमा बेगम के पास आई और इकर उनके घुटने पर सर रखकर लेट गई और वो सीरत के बाल सहलाने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? नजमा बेगम ने शफकत भरे लहजे में पूछा। डैडी का फिर फोन आया था, वो मुझे वापस बुला रहे हैं, सीरत ने अफसुर्दगी से कहा। उन्हें तुम्हारी, बेटा वो तुम्हारी माँ बाप हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है, नजमा बेगम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन ताई जान, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ अब सबके पास, सीरत ने कहा और ये कहते हुए इसकी आंख से आंसू का कतरा टपक कर उसके गाल पर आ गया। सीरत के आंसू नजमा बेगम के दिल पर गिरे। मेरी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके मम्मा बाबा को मना सकूं, मैं आपके ताया से भी बात करूंगी कि वो आपके डैडी को राजी करें और आप हमारे साथ ही रहें। नजमा बेगम ने सीरत को तसल्ली दी तो वो मुस्कुरा दी। अब जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो, नमाज पढ़ो, जोहर का वक्त हो रहा है, नजमा बेगम ने कहा और सीरत वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। सारे मर्द हजरात जोहर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि उनकी नजर परेशान हाल बुरहान पर पड़ी। इसको क्या हुआ? शिराज ने पूछा। ये क्यों मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर सबको देख रहा है? हसन ने पूछा। ये तो मेरे बराबर में खड़ा था, जब मैंने सलाम फेरा तो ये गायब था, हाशिर ने कहा। क्या खुद से अंदाजे लगा रहे हो? चल के इसी से पूछ लेते हैं, शामिर ने इन तीनों के सवालों से तंग आकर कहा। हाँ सही कहा, हसन ने शामिर की तायद की। हमेशा सही बात कहानी गुजर जाने के बाद ही करता है ये, शिराज ने कहा और शामिर ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ छोटे मियाँ, आधी नमाज पढ़कर कहाँ भाग गए थे? हाशिर ने बुरहान से पूछा। भाई, वो जो मेरे पीछे एक लड़का खड़ा था, क्या आप इसको जानते हैं? बुरहान ने पूछा। है? कौन भाई? किसकी बात कर रहे हो? शिराज ने पूछा। यार, वो जो मेरे पीछे था,
बुरहान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे हुआ क्या ये बताओ ना। शामिर ने इस बेजा सस्पेंस से तंग आकर कहा, भाई देखो मैं आज बिल्कुल नई मेरी फेवरेट चप्पल पहनकर मस्जिद नमाज पढ़ने आया था और मेरी पूरी नजर इस चप्पल पर ही थी, लेकिन अचानक वो लड़का आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। फिर जब मैं नमाज पढ़कर पलटा तो वो लड़का गायब था और अब मेरी चप्पल भी गायब है। बुरहान ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा और बाकी सब हंसने लगे। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो सब? हसन जो उन सब से बेखबर मोबाइल पर मैसेज करने में मसरूफ था, उन लोगों को हंसता देखकर पूछा, लो भाई पूरी कहानी सुनने के बाद पूछ रहा है कि जुलेखा मर्द थी या औरत? शामिर ने कहा और वो लोग एक बार फिर हंसने लगे और हसन बेचारा मुंह बनाकर रह गया। ये जुलेखा कौन थी? हाशिर ने मासूमियत की इंतहा पर पहुंचते हुए कहा, बस इसी की कमी थी। शामिर अपना माथा पीटने लगा। भाई आपको फबू भाभी बताएंगी जुलेखा कौन थी, उनसे पूछें जाकर। शिराज ने शरारती लहजे में कहा और शामिर और शिराज ताली मारकर हंसे। बुरहान तुम्हारी चप्पल कहाँ है? हसन की नजर हंसते हंसते जब बुरहान के पैरों पर पड़ी तो उसने पूछा, और बुरहान को फिर अपना दुख याद आ गया। चल मेरे भाई रास्ते में बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। शिराज ने हसन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और मर्द हजरात इसी तरह बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। बुरहान और शामिर घर में दाखिल हुए। वो बातें करते करते जा रहे थे, तभी सीरत की रोती आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी और वो दोनों एक दूसरे को नासमझी की हालत में देखने लगे। बरू ये सीरत क्यों रो रही है? बुरहान ने शामिर से पूछा। पता नहीं, आओ देखते हैं, शामिर ने कहा। बुरहान और शामिर ने सीरत के कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुए। सीरत ने शामिर और बुरहान को देखकर फौरन आंसू साफ किए। शामिर और बुरहान सीरत के पास नीचे जमीन पर ही बैठ गए और गौर से उसे देखने लगे। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? शामिर ने अपनी थोड़ी को हाथ पर टुकते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, सीरत ने रोते हुए कहा। फिर रो क्यों रही हो सीरत? बुरहान ने पूछा। ऐसे ही बस, सीरत ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा। ऐसे कैसे यार, कुछ तो हुआ है जो ऐसे रो रही हो, शामिर ने कहा। नहीं कुछ नहीं हुआ, सीरत मुसलसल रो रही थी और अपनी बात पर कायम थी कि कुछ नहीं हुआ। एक तो तुम लड़कियां एक बार में ही क्यों नहीं बता देती कि क्या हुआ है? 10 बार पूछने पर कहती हो कि कुछ नहीं, और फिर कहती हो कि किसी ने पूछा नहीं, शामिर ने गुस्से में कहा। शामिर का सब्र जवाब दे गया था और वो वजह जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। वो डैडी मुझे कनाडा वापस बुला रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती शामिर। यहाँ तुम सब हो, वहां कोई नहीं है, मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, सीरत ने रोते हुए कहा। बस इतनी सी बात पर तुम अपने इतने कीमती आंसू बहा रही थी, शामिर ने सर पीटते हुए कहा। इतनी सी बात है ये, मैं नहीं जाना चाहती तुम सबको छोड़कर, सीरत ने चीख कर कहा। अच्छा सीरत तुम रो नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, बुरहान ने सीरत को गिले लगाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं खुद चचा से और बाबा से बात करूंगा, आखिर तुम इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो, शामिर ने इसे तसल्ली दी। हाँ भाई, सीरत हमारी बहन है और अगर हमारे साथ रहना चाहती है तो कोई ऐसे हमसे दूर नहीं कर सकता, बुरहान ने सीरत के गिले लगे हुए ही कहा। अच्छा चलो बस उठो और अपने कमरे में जाओ, शामिर ने बुरहान को आंखें दिखाते हुए कहा। तो बुरहान उठा और मुंह बनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। सीरत तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ओके, शामिर ने सीरत से कहा तो वो मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों बैठकर अपने बचपन को याद करने लगे। का वक्त था, अहमद हाउस में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। लड़कियां इफ्तारी बनाने में मसरूफ थी और घर के बड़े ड्राइंग रूम में बैठे बातें करने में मसरूफ थे। तभी घर के मर्द हजरात यानी हाशिर, हसन, शिराज असर की नमाज पढ़कर घर में दाखिल हुए।
वो बातें कर रहे थे कि हाशिर की नजर ड्राइंग रूम के दरवाजे से कान लगाए खड़ी सेहर पर पड़ी। वो देखो, वो क्या हो रहा है? हाशिर ने सेहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये क्या कर रही है? हसन ने तजस्सुस से पूछा। आओ देखते हैं, शिराज ने कहा, और वो तीनों ड्राइंग रूम की तरफ चले गए। और पार्टनर, क्या हो रहा है? शिराज ने सेहर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और वो उछल कर रह गई। क्या रोजे में हार्ट अटैक दिलाने का इरादे है जो इस तरह डरा रहे हो? सेहर ने आंखें दिखाते हुए कहा। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाशिर ने पूछा। शश शश शश, आहिस्ता बोले हाशिर भाई, अंदर आवाज चली जाएगी। सेहर ने हाशिर के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। आखिर हो क्या रहा है, बताओगी? हसन के सब्र का पैमाना फौरन लबरेज हो जाता है। इसने सेहर का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। मेरे होने वाले जीजू, आपकी मंगनी की तारीख का फैसला हो रहा है। सेहर ने एक आंखें गोल करके कहा और हसन दरवाजे की तरफ भागा। सेहर, हाशिर और शिराज भी दरवाजे के पास खड़े रहकर बातें सुनने लगे। भाई, क्यों ना 14 रोजे को हसन और सानिया की मंगनी कर दी जाए? खदीजा बानो ने जमशेद साहिब को मुखातिब करके कहा। मंगनी का नाम सुनकर फिर हसन तैश में आ गया और अंदर की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन शिराज ने इसे पकड़ लिया। सब्र कर जा भाई, सुनने तो दे सारी बात। शिराज ने कहा तो वो बेचारा फिर दरवाजे से कान लगाए खड़ा हो गया। हाँ, मशवरा तो अच्छा है भाई। हुमायूं साहब ने भी खदीजा बानो के मशवरे की तायद की। ठीक है फिर, जैसे आप लोगों की मर्जी, जमशेद साहिब ने कहा। ऐसी खुशी के मौके पर मैं फबू से कहती हूँ कि इफ्तार में कोई अच्छा सा मीठा बना ले, फौजिया बेगम ने यह कहा। और जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, बाहर खड़े चारों अफराद 10 बैलेंस हैकर फौजिया बेगम के कदमों में जा गिरे और सारे बड़े उन्हें देखकर हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? हुमायूं साहब ने गुस्से में कहा। वो बाबा में अम्मी से पूछने आई थी कि इफ्तारी में क्या बनाना है। सेहर ने खुद को बचाते हुए कहा और वापस किचन में भागी। और आप तीनों बरखुरदार यहाँ किस बारे में पूछने आए थे? हुमायूं साहब ने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा। वो तीनों सर झुकाए खड़े थे। हाशिर, ये तो दोनों बच्चे हैं, लेकिन अब तो समझदार हैं, अब भी उनके साथ मिलकर ऐसी हरकतें करने लगे। जमशेद साहब ने हाशिर कर घूरते हुए कहा। सॉरी बाबा, लेकिन मुझे तो ये दोनों खींच लाए थे। हाशिर ने मासूमाना शक्ल बनाकर कहा, जिस पर हसन और शिराज ने इसे घूरा। अच्छा बस जाओ, अब तीनों अपने कमरे में, इफ्तार से पहले बाहर नजर ना आओ मुझे, खदीजा बानो ने कहा। और वो तीनों बिजली की स्पीड से निकलकर अपने कमरे में भागे। इफ्तार का वक्त था, सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। बेचारा हसन अपनी मंगनी के सदमे में बैठा गमगीन नजरों से सब की तरफ देख रहा था। हाशिर बेचारा आज की बेइज्जती के बाद सर झुकाए बैठा और फबहा को तो रह रहकर हंसी के दौरे पड़ रहे थे जब से सेहर ने आज वाला वाकया मजे ले लेकर फबहा को सुनाया था। सेहर और शिराज रोज की तरह लड़ रहे थे और सानिया उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आई और सब ने रोजा इफ्तार किया। इफ्तार के बाद मर्द हजरात नमाज के लिए चले गए और ख्वातीन नमाज से फारिग रहकर अपने अपने काम करने लग गए। सेहर और सानिया मामूल के मुताबिक बर्तन धो रही थी और फबहा हंस रही थी। क्या हो गया आपी, क्यों इतना हंस रही हैं आप? सानिया ने तंग आकर कहा। यार, मैंने सीन मिस कर दिया। सेहर तो मुझे भी साथ ले जाती, फबहा ने कहा। हाँ, ताका अब भी हमारे साथ जल होती, सेहर ने फबहा की हंसी से तंग आकर कहा। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी कि तीनों का फोन एक साथ बजा। व्हाट्सएप पर बने उनके ग्रुप पर हसन का मैसेज आया था। सब रात को एक छत पर मिले मुझसे, मुझे जरूरी बात करनी है। इसको क्या बात करनी होगी? फबहा ने सेहर और सानिया की तरफ देखते हुए कहा। और वो तीनों सोच में डूब गई।